हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस भाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी के प्रीलिम्स एग्जाम्स की हम जो टेस्ट सीरीज लगाए हैं, दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है। और यहाँ पर हम मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर होने वाली है दृष्टि की, यहाँ पर हम यूपी की करंट अफेयर्स की बात करेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पीडीएफ हमारे चैनल से डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, और हमारे ऐप की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। और ऐप पर आप लोग की इंपॉर्टेंट अच्छी बात ये है, ऑनलाइन माध्यम से आप खुद भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। और टेस्ट सीरीज इसी चीज की नहीं, मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है, आप उसको लगा सकते हो। तो आज हम यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे और 150 तक। तो आज समझते हैं जल्दी से क्वेश्चन कौन कौन से कवर होने वाले हैं। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, एक फैमिली को बड़ी कीजिएगा और मुझे मोटिवेशन मिले, इसके लिए अच्छा भी लगता है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। जो जादुई उपचार, एक तरीके से कह सकते हो कि मैजिकल एक हीलिंग होती है, या आप ये भी इस तरीके से समझ सकते हो कि एक जादू किया जाता है, इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो विधेयक पारित किया गया है, ये कहां पर किया गया है? तो आप कहोगे असम राज्य में किया गया है। कहां पर? असम में। ये पश्चिम बंगाल ऑप्शन में ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो ध्यान रखना है, असम राज्य में किया गया था। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में किस राज्य ने वन मित्र की योजना शुरुआत की है? तो वन मित्र की योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो आप बोल दोगे हरियाणा राज्य के द्वारा वन मित्र योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, किसकी बात कर रहा है? एम्स की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, एम्स की यहाँ पर बात की जा रही है। एम्स की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हरियाणा में रखी गई है एम्स की आधारशिला, लेकिन कहाँ पर? तो आप कहोगे हरियाणा के रेवाड़ी में रखी गई है। नेक्स्ट आता है, कौन सा क्रिकेटर 500 टेस्ट क्रिकेट लेने वाला विकेट लेने वाला सबसे तेज खिलाड़ी बन गया है? तो क्रिकेटर है 500 टेस्ट विकेट लेने वाला सबसे तेज खिलाड़ी कौन बना है? तो आप कहोगे आर अश्विन जी बने हुए हैं। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, और यहाँ पर कुछ यूपी के भी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में निम्न में से कौन सा समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है? समलैंगिक, याद रखिएगा, समलैंगिक एक ही जो लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं उनके लिए वैध बनाने वाला एक ईसाई देश बना हुआ है। कौन सा है? तो आप कहोगे ग्रीस ने। ध्यान रखिएगा, ग्रीस ने वैध बना दिया है। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह इन दो देशों के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, मतलब कि उसको लॉन्च किया गया है, लकड़ी का बनाया है उपग्रह को, और विश्व का पहला है ऐसा। तो किसने किया है? तो यूएसए और जापान के द्वारा इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया है। वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक कन्वेंशन हुआ है, CMS 14। इसके लिए पार्टियों का सम्मेलन कॉप जिसको बोलते हैं, उसकी 14वीं बैठक कहां पर की गई है? तो आप कहोगे 14वीं बैठक समरकंद में, उज्बेकिस्तान देश में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेनले पासपोर्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन आता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो यहाँ पर देखो करंट अफेयर्स की आया है, तो मैंने यूपी करंट अफेयर्स पे ऑलरेडी मैंने 18 वीडियो बना दी है। अब एग्जाम आ रहा है पास में, तो और हमारी बनेगी मैराथन की 5 वीडियो, लेकिन 18 वीडियो बना चुका हूं, उसको आप लोग देख लेना। हेनले अगर पासपोर्ट की बात करें कि भारत की रैंकिंग हेनले पासपोर्ट में कितनी है, तो 85 है, और 85 से 90 तक होती रहती है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। 85 हेनले पासपोर्ट भारत की रैंकिंग है। ऐसा कौन सा देश है जो कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है? तो सोलर अलायंस का, इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है, उसका 119वां सदस्य कौन सा बना है, इसकी बात कर रहा है। तो आप कहोगे माल्टा। कहाँ, कौन सा बना है? माल्टा देश बना हुआ है। और अगर इस माल्टा तो बना हुआ नया देश है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्य तौर पर इसकी फोकस कौन से दो देश कर रहे हैं? तो भारत और फ्रांस कर रहे हैं, इसकी पहल है, और भारत में इसका हेडक्वार्टर है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ये भी ध्यान रखना है आपको। हंटर शिक्षा आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित 2 विभाग कौन से हैं? तो हंटर शिक्षा आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए जो अनुशंसित 2 विभाग हैं, वो आपके साहित्यिक और व्यावसायिक विभाग हैं। ध्यान रखिए, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जाएगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन रैले आयोग का गठन किया गया था? देखो, रैले आयोग का जो गठन है दोस्तों, 1902 में किया गया था। अब आप समझोगे कि 1902 में किसका कार्यकाल था। अगर आप देखोगे 1902 में कार्यकाल जो है लॉर्ड कर्जन का था, और लॉर्ड कर्जन ने ही, आपको ध्यान होगा, बंगाल का विभाजन की भी घोषणा की थी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपका पूरा तो नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 113वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये मिस प्रिंट है ना, थोड़ा सा मिस प्रिंट है,
113वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्धा शिक्षा योजना तैयार की गई थी। देखो एक क्वेश्चन से यहाँ पर 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? वर्धा शिक्षा योजना ने किसके लिए पेशकश की थी? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए की थी, लेकिन ये किस वर्ष की आयु के लिए की गई थी? तो आप बोलोगे जो आयु थी वो आपकी 7 से 14 वर्ष की आयु के लिए वर्धा शिक्षा योजना ने पेशकश किया था, ध्यान रखिएगा। और वर्धा शिक्षा योजना की बात करें तो 1937 में आई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से एका आंदोलन का नेता कौन था? अब यहाँ पर हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। एका आंदोलन का नेता की बात कर रहा है, कौन था? तो आप कहोगे मदारी पासी था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एका आंदोलन कौन सा नेता था? मदारी पासी था। और कब हुआ था एका आंदोलन? तो आप ये भी बता दोगे कि 1921 में किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नील विद्रोह का नेतृत्व टीटू मीर और नाथन अली ने किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिजीवियों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया क्योंकि इसमें हिंसा शामिल थी। तो आपके ऑप्शन ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर डी आएगा, दोनों ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? भैया मानव जाति, मनुष्य के लिए बात कर रहा है। मानव जाति के लिए एक धर्म है, एक जाति है और एक ही ईश्वर है, इसका नारा किसने दिया था? तो आप कहोगे श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। किसने? श्री नारायण गुरु ने दिया हुआ था। और ये कहाँ के थे? केरल के समाज सुधारक थे, ध्यान रखना है। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ पर दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल का वैसे तो नाम यही था, लेकिन महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। लेकिन कहां पर दी गई थी? तो 1928 में दी गई थी। कौन सी सत्याग्रह के दौरान? 1928 में बारदौली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ से अंत तक घटनाओं का सही एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि कौन सी घटना कब घटित हुई, इनको एक सही क्रम में लगाना है। लगा लेते हैं, समझते हैं। अगर हम एक बार घटनाओं पर बात करें तो गांधी अर्बन समझौता कब हुआ था? तो आप कहोगे 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो 1942 संबंधित है। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें, आपका क्रिप्स मिशन भी मार्च 1942 कब है? मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें समय की, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त में था, अगस्त 1942 में। ठीक है, और रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की अगर हम बात करें तो आपका ये कब हुआ था? ये आपका फरवरी 1946 में हुआ था। तो इस तरीके से पहले नंबर पर तो यही आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ये। तो आपका सही ऑप्शन जाएगा सी वाला, पहला। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? फिर आपका आएगा ये वाला, तीसरा वाला, मतलब कि दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ये, फिर ये चौथे नंबर पर। ठीक है, तो इस तरीके से डेट भी आप ध्यान रखेगा। मेरठ षड्यंत्र केस की सुनवाई किस वर्ष की गई थी? भैया ये इंपोर्टेंट है। मेरठ षड्यंत्र केस की सुनवाई ये 1929 को की गई थी, ध्यान रखिएगा। और ये इतिहास में महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। यहाँ पर 31 श्रमिक जो नेता थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित में जो हंटर समिति थी उसके भारतीय सदस्य के रूप में कौन इसमें शामिल नहीं था? तो जलियांवाला बाग की जांच के लिए गठन समिति की गई थी, हंटर समिति। कौन सी? हंटर समिति थी। लेकिन इसमें शामिल कौन नहीं था, ये बात कर रहा है। चिमन लाल हरिलाल सीतलवार ये शामिल थे, पंडित जगत नारायण शामिल थे, साहिबजादा सुल्तान अहमद खान शामिल थे, लेकिन राम मोहम्मद सिंह आजाद इसमें शामिल नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा शिक्षण संस्थान है जो असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं हुआ था? तो भैया असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित नहीं हुआ था, ऐसा कौन सा शिक्षण संस्थान है? तो आप बोलोगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कौन सा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगर हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पर 1920 के आसपास ये गठन किया गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश पंजाब में यूनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ब्रिटिश पंजाब में यूनिस्ट पार्टी के संस्थापक की बात कर रहा है कि भैया कौन थे? आप बोलोगे छोटू राम थे। कौन थे? छोटू राम थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा आयोग है जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वैध शासन प्रावधान के कामकाज की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो भैया द्वैध शासन के कामकाज के लिए जांच किया गया था, उसको कहते हैं मुंडी मैन आयोग। ध्यान, कौन सा है? मुंडी मैन आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कौन सी वर्ष 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं की थी? तो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश इन चारों ऑप्शन में कौन सी नहीं थी? तो आप बोल दोगे यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस शामिल था, संयुक्त निमार्चन क्षेत्र शामिल था, भाषाई प्रांत शामिल था, लेकिन धर्म का राज्य संरक्षण ऐसा कोई शामिल नेहरू रिपोर्ट में नहीं था। अगर नेहरू रिपोर्ट पूछी जाए कब सिफारिश की गई थी, तो 1928 में सिफारिश की गई थी, लेकिन इसमें माना नहीं गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विलिंगटन के वायसराय काल में निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। तो विलिंगटन एक वायसराय थे और उनके काल में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रकाशन शुरू किया था। भैया ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। हरिजन का जेल में रहते हुए जो प्रारंभ कब किया गया था, तो सितंबर 1932 में किया गया था। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा। नहीं सॉरी, 32 में तो उनको गिरफ्तारी की गई थी, बल्कि उनको 1933 में, सॉरी 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र की इन्होंने शुरुआत की थी। सॉरी दोस्तों, तो महात्मा गांधी जेल में गए थे 1932 में, उसके बाद इन्होंने जनवरी 1933 में शुरुआत की थी हरिजन साप्ताहिक पत्र की। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संघर्ष विराम संघर्ष के गांधीवादी विचार के विपरीत निम्नलिखित नेताओं में से किसने वैकल्पिक संघर्ष विजय रणनीति का प्रस्ताव रखा था। गांधी जी की विचार था कि संघर्ष विराम संघर्ष, संघर्ष करेंगे फिर विराम होगा फिर संघर्ष करेंगे। गांधी जी का मानना था कि लोगों में एक असीमित क्षमता नहीं होती है युद्ध करने की या फिर एक संघर्ष करने की। तो संघर्ष के दौरान ठहराव का दौर आता था, फिर संघर्ष होता था। लेकिन इसके वैकल्पिक रूप में संघर्ष विजय रणनीति का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्त्री मंडल के संस्थापक कौन थे जिनका मुख्य जोर महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति पर था। तो भारत स्त्री मंडल के संस्थापक बात कर रहा है और उनका जोर था जो महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति पर था। तो अगर इनकी बात करें तो ये सरला देवी चौधरानी थी। ध्यान रखिएगा, भारत स्त्री मंडल के संस्थापक सरला देवी चौधरानी थी और ये वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मासिक पत्रिका विट्ठल विध्वंसक आरंभ करने वाला पहला दलित कार्यकर्ता माना जाता है। तो भैया इस कौन से कार्यकर्ता को माना जाता है, तो गोपाल बाबा वलंगर को माना जाता है। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 130वां। और क्यों इंपोर्टेंट है समझते हैं। जस्टिस पार्टी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जस्टिस पार्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह आंदोलन गैर ब्राह्मण नेताओं के द्वारा सरकारी सेवाओं में ब्राह्मण के वर्चस्व के विरोध में शुरू हुआ था। बिल्कुल बात ठीक है। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर भारतीय राज्यों में, गलत, दक्षिण भारतीय राज्यों में था। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका केवल पहला ही ऑप्शन सही रहेगा, तो केवल एक पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 राय उसके संदर्भ में देखते हैं, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, बात ठीक है, लेकिन वे अभी भी किसी भी वित्तीय संसाधन के लिए वायसराय की सहमति पर निर्भर थे। ये गलत है। गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी, बिल्कुल बात ठीक है। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। आपका बी वाला ऑप्शन सही जाएगा, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें आरंभिक से लेकर अंतिम घटनाओं का एक सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कौन सी जो सत्याग्रह है या योजना है वो कब पहले घटित की थी। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले अगस्त से प्रस्ताव आया था, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उसके बाद आरसी योजना आई थी, फिर लास्ट में सबसे ज्यादा बेबेल योजना आई थी। तो सी ऑप्शन पर आपको टिक लगाना होगा। अगर हम डेट की बात करें तो डेट ऐसे हर चीज बता तो सकते हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में अवध किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो 1920 में अवध किसान सभा का जो गठन है दोस्तों, बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था ये, या कह सकते हो कि सभा थी, जो कि 17 अक्टूबर 1920 को गठन की गई थी बाबा रामचंद्र जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से है नेता हैं जिसने उड़ीसा में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो आपको वैसे तो पता है कि नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व वैसे तो M.K. गांधी जी के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा, लेकिन उड़ीसा में किसके द्वारा किया गया था, तो आप बोलोगे गोप बंधु चौधरी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि दी थी। भैया एक ऐसे समाज सुधारक रहे जिन्होंने ज्योतिबा फूले एक महिला थी लेकिन उनको एक महात्मा की उपाधि दी थी, तो विट्ठल राव कृष्ण जी वालिंगर के द्वारा दी गई थी। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ज्योतिबा फूले ने किस पुस्तक की रचना की है, तो आप कहोगे गुलामगिरी की। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले जी के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ समाचार पत्रिकाएं हैं और एक तरफ उनके संस्थापक हैं, मिलान करना है कौन सा यहाँ पर सही है। मिला लेते हैं। कॉमनवेल्थ की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट से संबंधित है। अगर हम कॉमरेड की बात करें तो मोहम्मद अली से संबंधित है। अगर हम बात करें सोम प्रकाश की, तो सोम प्रकाश आपका द्वारका नाथ विद्याभूषण संबंधित है। संध्या की बात करें तो ब्रह्मा माधव उपाध्याय से संबंधित है। तो एक मिलान कर लिए हैं आप लोग, थोड़ा सा इनको नजर मान लीजिएगा।
और वाइकोम सत्याग्रह अभी हाल ही में करंट अफेयर का मुद्दा बना हुआ है, वाइकोम सत्याग्रह है, तो इसको ध्यान रखना है। वाइकोम सत्याग्रह की अगर हम बात करें कि कौन सा इसमें कथन सही है, देख लेते हैं। तो तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ था और यह अपरसता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन था। गलत है, यह ब्राह्मण विरोध में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कथन है इसमें के केलपक्कन को वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। बिल्कुल बात ठीक। दूसरा है कि जो के केलपक्कन थे उनको वाइकोम सत्याग्रह का अग्रदूत माना जाता है, और इनसे जुड़े और भी व्यक्ति थे, जैसे माधवन थे, केपी केशव मेनन थे, इत्यादि लोग इससे जुड़े व्यक्ति रहे हैं। अगर हम बात करें, यह तमिलनाडु में नहीं हुआ था, बल्कि कहां पर हुआ था, तो श्रावणकोर के केरल में हुआ था। कहां पर, तमिलनाडु में न होकर ये केरल में किया गया था, इसीलिए आपका पहला काला कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। इसमें मंदिरों में प्रवेश के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस स्वराज्य पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कांग्रेस स्वराज्य पार्टी के संदर्भ में स्वराज्यवादियों में प्रतिक्रियावादियों ने पार्षदों से हटने और कोई सरकारी पद न लेने का समर्थन किया था। ऐसा तो नहीं, इन्होंने समर्थन किया था। गैर प्रतिक्रियावादियों ने सरकार के साथ सहयोग करने और जहां तक संभव हो उस पद पर बने रहने का समर्थन किया था। ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन आपका डी जाएगी, ना तो आपका पहला सही है ना आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा है कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में भारत को 3 प्रांतों में विभाजित किया गया था। बात बिल्कुल ठीक है। रक्षा, संचार और विदेश मामलों की देखरेख हेतु एक सामान्य केंद्रीय प्राधिकरण का प्रस्ताव किया गया था। बात ठीक है, तो आपके सी ऑप्शन सही है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ के संस्थापक हैं। तो आपको पता होगा कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, अब दिसंबर 1885 में कांग्रेस को भी 3 चरणों में देखा जाता है। 1885 से लेकर 1905 का काल, ये जो 1905 का काल है आपका, वो कब से कब तक था, तो आपका उदारवादी था। और 1905 से लेकर 1913 या फिर 1915, दोनों जगह अलग अलग है, दोनों जगह अलग अलग है, ये उग्रवादी चरण था। और उसके बाद बीच बीच में क्रांतिकारी भी चरण देखने को मिलता है कांग्रेस में। लेकिन उदारवादी संघ के संस्थापक की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरसा शुद्ध सन्मार्ग संगम के संस्थापक कौन है। समरसा शुद्ध सन्मार्ग संगम के संस्थापक की बात करें कौन है, तो आप यहाँ बोलोगे संत रामालिंगम है। कौन है, संत रामालिंगम है। ध्यान रखिएगा, एक बार यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिए, मिसप्रिंट है, संत रामलिंगम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। तो भैया सुरक्षा बाल्ब का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, आप बोलोगे सुरक्षा बाल्ब सिद्धांत आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, सुरक्षा बाल्ब का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है, 1857 के विद्रोह पर आधारित एक प्रसिद्ध तस्वीर रिलीफ ऑफ द लखनऊ, जिसमें चित्रकार ने हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैंपबेल और जेम्स आउटरम जैसे ब्रिटिश नायकों का गुणगान किया, जिन्होंने अंग्रेजों को बचाया और विद्रोहियों का दमन किया, जिससे चित्रित किया। किसने चित्रित किया है, तो टॉमसन जॉन्स बार्कर जी के द्वारा चित्रित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, किसने 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो 1928 में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन हुआ था, लेकिन उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये बात मामला है। मामला ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान के खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में समझते हैं, बादशाह खान के नाम से भी इनको जाना जाता था, और 1929 में खुदाई खिदमतगार भगवान के सेवक आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो आपके यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इनको लाल कुर्ती भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। भारत में कम्युनिस्ट सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भैया कम्युनिस्ट सरकार के संदर्भ में बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है, तो केरल में वर्ष 1957 में भारत की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार ने सत्ता ग्रहण की थी। बात बिल्कुल ठीक है। इस पार्टी का गठन 1919 में चेन्नई में हुआ था, तो आपका ये गलत है, केवल आपका ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। ध्यान रखिए, कौन सा, ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पर मिलान करनी है, सूची है और यहाँ पुस्तक है, और किसने कौन सी पुस्तक लिखी है ये मामला सामने है। अगर हम बात करें गीता रहस्य अगर हम बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। इंडिया मीन्स फ्रीडम की अगर बात करें तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी थी। अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो यह लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी गई थी। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की बात करें तो रफीक जकारिया जी के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन इसमें जो भूमिका थी वो मोहम्मद अली जिन्ना की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका बी वाला सही जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं महाकुंभ मेले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भैया महाकुंभ मेला इस बार उत्तर प्रदेश में लग रहा है। और महाकुंभ मेला कितनी जगह लगता है, 4 जगह लग जाता है। कौन कौन से, एक तो लगता है प्रयागराज में जो कि उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा कहाँ लगता है, दूसरा आपका लगता है हरिद्वार में जो कि आपका उत्तराखंड में है, और कहाँ लगता है, और लगता है आपका नासिक में जो कि महाराष्ट्र में है, और एक कहाँ लगता है, और एक लगता है उज्जैन में जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। अगर हम नदियों की बात करें तो प्रयागराज में गंगा के तट पर लगता है, हरिद्वार में भी गंगा के तट पर ही लगता है, नासिक में बात करें तो गोदावरी के तट पर लगता है, अगर हम बात करें उज्जैन में तो यह क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। इस तरीके से आप थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा। इस बार कहाँ लग रहा है, उत्तर प्रदेश में 2025 में लग रहा है, ध्यान रखना है। महाकुंभ मेला जो होता है वो हर 12 वर्ष में लगता है, और एक जो कुंभ मेला होता है जिसको अर्ध कुंभ मेला कहते हैं वो हर 6 वर्ष में लगता है। खैर क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत डिटेल में बता दिया। कुंभ मेला इसका आयोजन प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और बनारस में किया जाता है। क्या ऑप्शन ये सही है? मैंने आपको क्या बोला है कि इसमें बनारस नहीं है। बनारस की जगह अगर इसमें आप लोग क्या सही कर लोगे, इसमें आप लोग हरिद्वार लगा लोगे तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। यह मेला प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल के बाद प्रत्येक स्थान पर वापस आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? केवल सी वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कलाकार हैं और उनसे संबंधित क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो संतूर, वादक, बांसुरी इनके उत्पाद हैं। देखते हैं। अगर बात करें हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी से संबंधित है। शिव कुमार शर्मा की बात करें संतूर से संबंधित है। बिरजू महाराज की बात करें तो कत्थक से संबंधित है। गिरिजा देवी की बात करें तो ठुमरी से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, फिर इसी तरीके की नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसको देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। खैर क्वेश्चन है कि कौन सा भारत में मराठा शासन के पतन का कारण नहीं है। मराठा शासन का पतन हुआ लेकिन उसका एक ऐसा ऑप्शन है इसमें कारण नहीं बताएगी, कौन सा? तो यहाँ पर तकनीकी उन्नति का अभाव और खराब युद्ध नीति, बिल्कुल बात ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति का उदय, ये भी बात ठीक है। मुगल साम्राज्य का उदय, तो ये कोई कारण नहीं था, ये आपको बताना है, ये कोई कारण नहीं था। और अकुशल नीति ये एक कारण था, लेकिन यहाँ पर मुगल साम्राज्य का उदय ये कोई एक कारण नहीं था। तो यहाँ पर जो मैंने है बाकी देखो डिटेल है नीचे, रफ के बाद जो आता है वो डिटेल्स आती है, ये क्वेश्चन के मार्क होते हैं। आप इसकी सबकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ये थोड़ा सा हमारे टेलीग्राम से या हमारे ऐप से डाउनलोड कर लेना। तो आज यहाँ पर जो मैंने टेस्ट सीरीज लगाई है वो दृष्टि की टेस्ट सीरीज थी और ये इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज थी। नेक्स्ट हमारी जो टेस्ट सीरीज आएगी फिर देखते हैं कौन सा उसमें पार्ट आता है जो कि सब्जेक्ट वाइज देखेगी। तो आज यहाँ समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।